अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि पीईटी का पेपर कंडक्ट हो चुका है ईटीआ के थ्रू, तो आज हम इस पेपर को आज की ही डेट में कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारा पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे डिस्कशन देख सकें। ये पेपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप आइडिया कर सकें कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये पीईटी का पेपर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए भी रहनुमाई साबित होगा जिन्होंने फ्यूचर में ईटीआ के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म से पीईटी का या फिजिकल एजुकेशन का कोई पेपर देना होगा। तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह सारी मालूमात मिलेंगी। तो आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल विच पार्ट ऑफ द हेड टचेस ग्राउंड। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल किया जाए, ये जो रोलिंग होती है एथलेटिक्स में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल में सबसे पहले फोरहेड टच करता है ग्राउंड को बाकी तमाम बॉडी के मुकाबले में। सो फोरहेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द साइड गैलरी इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में जो साइड गैलरी होती है उसकी विड्थ बनती है 1 फीट और 6 इंचेस। तो ये उसकी एग्जैक्टली विड्थ है। थर्ड है, ऑफ साइड अकर व्हेन अ प्लेयर इज। ऑफ साइड कब होता है? जब एक प्लेयर गोल लाइंस के ज्यादा करीब हो दो डिफेंडर्स के मुकाबले में। तो अगर ओपोजिट टीम का प्लेयर गोल लाइंस के ज्यादा करीब आ जाए दो डिफेंडर्स के भी मुकाबले में, तो उसे हम ऑफ साइड कहेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच। एक क्रिकेट पिच की स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है वो 22 यार्ड्स होती है। विच न्यूट्रिएंट इज यूज्ड एज फ्यूल अलॉन्ग विद फैट्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी को एनर्जी देने में जो मुख्तलिफ फूड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनमें पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें मेनली स्टार्च है। सेकंड प्रायोरिटी पे होते हैं फैट्स और थर्ड प्रायोरिटी पे होती हैं प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी जो है वो ज्यादातर फ्यूल के लिए डिपेंड कर रही होती है स्टार्च पे, फिर फैट्स पे। जो प्रोटीन होती है ये भी फ्यूल सोर्स है, लेकिन ये लास्ट प्रायोरिटी है, तो हम इसको यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। हम स्टार्च को प्रेफरेबली राइट आंसर कंसीडर करेंगे। एक ओडीआई मैच में टोटल 50 ओवर होते हैं, तो एक बॉलर को मैक्सिमम 10 ओवर करने की इजाजत होती है। ह्यूमन स्कल में टोटल कितनी बोन्स हैं? ह्यूमन स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं। इनमें से 8 जो हड्डियां हैं वो क्रेनियल कहलाती हैं क्योंकि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और 14 बोन्स जो होती हैं ये फेशियल कहलाती हैं क्योंकि ये फेस को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो कुल मिला के 22 बोन्स हैं। कौन सा हेपेटाइटिस है जो एक्यूट है? हेपेटाइटिस दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जिनका जोरदार हमला होता है लेकिन वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि क्रोनिक वो होते हैं जो लंबे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट की दो ही टाइप्स हैं, ए और ई। ये हेपेटाइटिस सी तो बहुत लंबा चलता है, इसके बारे में कहा जाता है सारी उम्र चलता रहता है। तो ये इसके जो वायरसेस हैं वो बार बार एक्टिवेट होते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एथलेटिक इवेंट्स। एथलेटिक्स में जंपिंग, रनिंग, फील्ड की चीजें होती हैं। स्विमिंग, डाइविंग उसमें नहीं होता। बास्केटबॉल और फुटबॉल और साइकिलिंग जो है ये सेपरेट स्पोर्ट्स हैं। एथलेटिक्स में टारगेट और फील्ड इवेंट्स ये इसमें आ जाते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, या i आप इसे पढ़ लें, एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस i, तो हमने इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 2 माइनस i को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस i से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे करेंगे ये कुछ इस तरीके से होगा। पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई i 2i, ये माइनस 3i आ जाएगा और माइनस i का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो i का स्क्वायर होता है ये बराबर होता है -1 के। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, पिछले पेपर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये 2i माइनस 3i को जब आप शॉर्ट करेंगे ये माइनस i रह जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन हमने लगाना होता है बड़ी अलामत का। यानी कि अगर आपने 2 माइनस 3 करना है ना, तो उसका आंसर -1 आना होता है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट i लिख लेते हैं। और ये माइनस i स्क्वायर है, i स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस आयोटा। सो दैट इज आवर राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे एक्सटेंड्स इन, एक रे जो होती है वो कितनी डायरेक्शन में जाती है?
एक रे जो होती है ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, सो वन डायरेक्शन इज द राइट आंसर। 133 एडेड टू अ नंबर, 133 को हम ऐड करें किसी नंबर में, इट इज इक्वल टू 75 मोर, यानी कि ऐड करना हमने प्लस 4 टाइम्स द नंबर, यानी कि किसी भी 133 एडेड टू अ नंबर इज 75 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर, तो हमारा सही आंसर ये बन रहा होगा। तो तरतीब जमा की आगे पीछे हो सकती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये आपकी एक साइड होगी, ये दूसरी साइड। 1 आउट ऑफ 1000 पार्ट्स, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब ये नीचे जितने जीरोज हैं डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आ जाना, 0.001 इज राइट आंसर। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई होगा कि अगर आपके पास बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स जो है वो जमा हो जाएंगे, तो इनका सबके एक्सपोनेंट जमा होंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि नीचे बेस कॉमन है तो हम क्या करते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, प्लस का c माइनस के c के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b माइनस के b के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो p की पावर रह गई 0, दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज का जो एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो आपके पास 1 के इक्वल होगा, सो 1 इज आवर राइट आंसर। ये इसको आप इग्नोर कर दें, 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू उसी चीज के उसी नंबर के बराबर होती है, लेकिन साइन प्लस का आएगा, तो यहां पर -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है यह प्लस का 3 होगी। अहमद बॉट 6 चेयर्स एंड 2 टेबल्स फॉर 6300, तो चेयर्स को आप x कर लें, टेबल्स को y कर लें, तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6300। जबकि जो अली है इसने खरीदी है 2 चेयर्स और 1 टेबल और इसकी कीमत है 2600, तो हमने चेयर की कीमत फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की कीमत फाइंड आउट करनी है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली को, तो ये ऊपर वाली रहेगी 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6300, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5200। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आपका y खत्म हो जाएगा। हमने चूंकि x मालूम करना है तो y के खत्म होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1100। और जब आप इसको दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 550, तो इसको इग्नोर करें, 550 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है अ पेंडुलम लाइक स्विंग, एक झूला है पेंडुलम की तरह एक एम्यूजमेंट पार्क में, और ये मूव कर रहा है इन सर्कुलर आर्क, यानी कि झूले ने ऐसे ही झूलना होता है आर्क की शेप में, तो ये आर्क की शेप में झूलता है। एट द एंड ऑफ 49 मीटर आर्म, इसका जो आर्म है वो 49 मीटर है। हमने देखना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगर एंगल बन रहा हो दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान 150 डिग्री, तो 150 डिग्री का एंगल। अब हमने मालूम करनी है आर्क की लेंथ, कि वो झूला जो है वो कितना झूलता है, हमने एक्चुअली वो आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई आर। अब हमारे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, एक तो हमने वो फाइंड आउट करना है, वो हमें उन्होंने दिया है 49 मीटर, और जो थीटा है ये थीटा रेडियंस में होता है इस फार्मूले में, तो पहले हमने थीटा रेडियंस में मालूम करना है, हमारे पास थीटा है डिग्री में, तो थीटा रेडियंस में मालूम करने का जो तरीका है वो है थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास थीटा रेडियंस में आ जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे थीटा बराबर आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 6 पाई रेडियंस के। अब आपने यहां पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, आर की जगह 49 की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 128.33 मीटर। तो ये वाला जो है ये आर्क वाला क्वेश्चन है, सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े भी थे, किए भी थे, तो ये उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू व्हेन ए माइनस बी
इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 5, तो आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा कि a माइनस बी का क्यूब बराबर है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको a माइनस बी की वैल्यू भी दे दी गई है, ab की वैल्यू भी दे दी गई है, आपको असल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रहने देना है और a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट कर लें, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, a माइनस बी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर और माइनस 2ab की जगह 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, 2ab की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 और यहां पर आपने इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से जिसकी वैल्यू आ रही है 4। तो आप 5 × 2 10, 10 जमा 6 16, 16 यहां पर आप इसको आगे मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर कोई कहीं कैलकुलेशंस में है कुछ गड़बड़ तो वो आप जरा करेक्ट कर लीजिएगा, फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं, ये जल्दी में करने का नतीजा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 23, तो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 23, 5x इज इक्वल टू 23 माइनस 8 इज इक्वल टू 15। आप दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। 3 इज द राइट आंसर। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, हिल के टॉप से द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ मीनार आर 30 एंड 60 डिग्रीज। तो हमने मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगेंगे। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है 60 डिग्री एंगल के लिए और फिर हमने अप्लाई करनी है 30 डिग्री एंगल के लिए, तो उससे हमारे पास मीनार की जो हाइट है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यू। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यानी कि अगर आपने इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सबको जमा करके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दें। इन सबको जमा करेंगे 54 आंसर आएगा। इनफैक्ट जमा कर लेते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, जमा 4 9, जमा 5 14, जमा 6 20, जमा 7 27, 8 35, 9 44 और 10 54। ठीक है, 54 है, टोटल नंबर 9 है। जब आप इन्हें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो अरिथमेटिक मीन जो है वो 6 आ रहा है। विच वर्ड हैज बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इनमें से जो री रीडिंग है इसमें प्रीफिक्स भी है यानी कि री, और आईएनजी भी आ रहा है, तो सफिक्स भी आ रहा है, प्रीफिक्स भी आ रहा है। सो आपका जो राइट आंसर है वो री रीडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ कॉनोटेटिव यूज ऑफ कोल्ड। अच्छा, कोल्ड यानी कि सर्द मजाज, तो लेकिंग इमोशन ऑफ वार्मथ इन पर्सनैलिटी, किसी बंदे की पर्सनैलिटी में ज्यादा गर्मजोशी ना हो तो उसे हम कोल्ड कहते हैं। He ran fast because he was late, दो अलग अलग बातें हैं, इनको जोड़ा है बिकॉज ने, तो हमारे पास जो बिकॉज है ये एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है। रेयरली सच सी ब्यूटी नेचुरल, हमने इन सबको अरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर आई थिंक आई मिसिंग भी है, आई रेयरली सी सच नेचुरल ब्यूटी, आई रेयरली सी सच नेचुरल ब्यूटी, ये हमारा राइट आंसर है। इफ इट रेन्स वी डैश स्टे इनडोर्स, यानी कि अगर बारिश होती है हम अंदर ही रहेंगे, कमरे में रहेंगे, इसका मतलब यहां पर फ्यूचर वाला हेल्पिंग वर्ब आना है, वी शैल स्टे इनडोर्स। फाइंड द साइलेंट लेटर इन वर्ड प्लम्बर, इसको प्लम्बर पढ़ना है, बी पर जोर नहीं डालना, तो बी जो है वो साइलेंट आपका लेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लम्बर। यू एंड योर ब्रदर शुड बिहेव योरसेल्व्स एट द पार्टी, तो ये यू एंड योर ब्रदर शुड बिहेव योरसेल्व्स आएगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली यूज्ड, कॉमे का करेक्ट यूज यहां पर है जब एक बात पूरी हुई तो कॉमा फिर दूसरी बात। द स्काई इज ब्लू, द क्लाउड्स आर व्हाइट। विच सेंटेंस यूज द कंपैरेटिव एडजेक्टिव करेक्टिवली, अब कंपैरिजन होता है जब आप करते हैं एक का दूसरे के साथ या एक का बहुत सारों के साथ, तो हिज हैंड राइटिंग इज नीटर देन हर्स,
यानी कि एक का दूसरे के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप सेकंड डिग्री यूज करेंगे। तो हिज हैंड राइटिंग इज नीटर देन हर्स। Which of the following involves copying others and implies doing as others do? दूसरों की कॉपी करना, दूसरों की नकल उतारने को हम इमिटेशन कहते हैं। Termination of conditioned stimulus either with the onset of unconditioned stimulus or during the presentation of unconditioned stimulus is known as, इसको हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये ट्रेस कंडीशनिंग यहां पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि अगर कंडीशन स्टिमुलस खत्म हो जाए अनकंडीशन स्टिमुलस के ऑन होने पर या उसकी मौजूदगी में, तो इसको हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। Which of the following refers to assistance is given to individuals in making intelligent choices and adjustment in life? दूसरों को जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में जब आप हेल्प करते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं, तो इसे हम गाइडेंस कहेंगे। नेक्स्ट है विच फिलॉसफी बिलीव्स दैट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रिंगिंग ग्रेट चेंजेस इन एजुकेशनल सिस्टम? तो इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who have organized themselves into a distinct group? इसका आंसर आएगा सोसाइटी। Which educational theorist categorized learning objectives from simple to complex? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, जिसे हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। Which of the following designs combine both circle and row formats, making it suitable for group assignments, डिस्कशंस एंड लेक्चर्स? इसको हम हॉर्स शू डिजाइन का नाम देते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम? सबसे ज्यादा जो मेथड क्लासरूम्स में चल रहा है वो लेक्चर मेथड है कि पहले अपनी बात पूरी की पूरी समझा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक that was specially designed to generate a large number of ideas for solving a problem? तो इसे हम brainstorming कहते हैं, एक दफा ज़हन को रिफ्रेश करने के लिए। 5E model is most often associated with constructivist learning design. This model is commonly used to design which one of the following? हम 5E मॉडल कहां पे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए क्लासरूम टीचिंग्स में। Cell organelles perform different jobs for the cell. Which one of the following organisms help in protein synthesis? प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स करते हैं, इसलिए हम उन्हें फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज करते हैं जिसमें आप एक पौधे का लोअर पोर्शन लेते हैं, एक पौधे का अपर पोर्शन लेते हैं। तो अपर पोर्शन को हमने क्या नाम देना? टॉप पोर्शन को। टॉप पोर्शन को हमने नाम देना स्कायोन, और जो बॉटम पोर्शन है उसे हमने नाम देना है रूट स्टॉक। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम है मून। सबके पास चांद है, किसके पास नहीं है? मरकरी और वीनस के पास नहीं है। द सोल्यूशन, इनमें से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? तो आप इनको किसी एक लेवल पे लाके कंपेयर कर लें, या तो लीटर को एक लेवल पर ले आए या ग्राम्स को एक लेवल पे ले आए। जिस तरह ये है 120 ग्राम पर लीटर, ठीक है। दूसरा 400 ग्राम इन 4 लीटर, ये रह जाएगा 100 ग्राम इन 1 लीटर। तो इन दोनों में से तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर इसकी बात करें, ये हाफ लीटर है, हाफ लीटर को आप फुल लीटर कर लें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी 100 ग्राम है। इनकी जो मोलैरिटी वो बराबर है, इनकी कंसंट्रेशन बराबर है। इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा तब जाके ये 1 लीटर बनेगा। इसको 10 गुना बढ़ाएंगे, ये 300 ग्राम हो जाएगा। तो आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है। ये लास्ट वन वाला है, 300 ग्राम 1 लीटर में। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है ये ऑलमोस्ट 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद करने के लिए चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है सिल्ट के बारे में? आपने 3 तरह की सॉइल्स सुनी होगी, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये ज्यादा कॉमन होती हैं। लोम वगैरह अमूमन नहीं पढ़ाई जाती स्कूल लेवल पर, लेकिन सैंड, सिल्ट, क्ले का जिक्र होता है। तो इनमें से सिल्ट जो है उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पे गलत लिखी है? ये बात गलत लिखी है कि ये अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छी है, ये फसलों के लिए भी अच्छी है और गार्डनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है।
कानून अल मसूदी फिल हयात व नजूम, ये किसकी मशहूर किताब है? ये अल बैरूनी की मशहूर किताब है। रेस के एंड पर कौन सा बॉडी पार्ट रिबन को पहले टच करना चाहिए, मस्ट टच करना चाहिए? तो चेस्ट जो पार्ट है ये रिबन को टच करना चाहिए। कौन सी फूड आइटम में 360 कैलोरीज होती है 100 ग्राम में? ये राइस होते हैं। राइस कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। अगर आपको ये भूल जाए कि कितने कैलोरीज हैं, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा ना कि हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट मछली भी नहीं है, अंडे भी नहीं है और मक्खन भी नहीं है। इनमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें चिकनाई ज्यादा है। तो जो चावल हैं ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। 348 किलो कैलोरीज किस में है? यहां पर सेम वही असूल लगेगा कि अंडे, गोश्त और जो दालें हैं सबके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है यहां पे गंदम ही होगी। अच्छा, अगर स्विमिंग प्लेयर ज्यादा क्लोज हो पासर के तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए? उसे यूज करनी चाहिए मिनी स्ट्रेंथ, यानी कि कम स्ट्रेंथ यूज करनी चाहिए। हाउ मेनी लेन्स आर देयर ऑन 400 मीटर ओवल ट्रैक? 400 मीटर का जो ओवल ट्रैक होता है उसमें टोटल 8 लेन्स होती हैं, 8 लाइनें होती हैं जिसमें रनिंग करनी होती है। बास्केटबॉल में हर टीम के पास कितने प्लेयर्स होते हैं? अब यहां पर आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे मुख्तलिफ जगहों पर। 5 प्लेयर्स कोर्ट में होते हैं हर टीम की तरफ से, लेकिन अगर हम नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो उनके पास 12 से 15 प्लेयर होते हैं और मोस्टली आपको आंसर जो है वो 13 मिलेगा। इसे फुल रोस्टर भी कह सकते हैं। वॉलीबॉल फील्ड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोर्ट कहते हैं। एवरेज वेट ऑफ डैश इन अडल्ट इंडिविजुअल्स इज जनरली बिटवीन 1400 से 1600 ग्राम होता है एवरेज वेट। ये आई थिंक ब्रेन का था, यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो क्वेश्चन की सेंस भी यहां पर सही तरीके से नहीं बन रही। इनफैक्ट ब्रेन का भी नहीं है, ये कुछ और है। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ गुड टॉपिक सेंटेंस? एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो एक पूरी बात कर रहा हो। तो रीडिंग बुक्स कैन इंप्रूव योर इमेजिनेशन, ये एक अच्छा सेंटेंस है। बुक्स हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स, इसमें कंप्लीट आइडिया है। रीडिंग एवरी डे इज अ गुड हैबिट, इसमें कंप्लीट आइडिया है। आई रीड 3 बुक्स लास्ट वीक, इसमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं है, ये अच्छा टॉपिक सेंटेंस नहीं है। अ डैश ऑफ एंट्स मार्च्ड अक्रॉस द ग्राउंड, तो एंट्स का एक पूरा ग्रुप हो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। मैरी वेंट टू लाइब्रेरी, मैरी जो है लाइब्रेरी गई, उसने 3 किताबें खरीदी। तो यहां पे जो शी है ये एज ए एनाफोरिक रेफरेंस यूज हुआ है। शी यहां पे यूज हुआ है मैरी के लिए। Until when did martial law remain in force after Zulfikar Ali Bhutto took over the charge as civilian मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाद में इलेक्शन किया करवाया था और वो वजीर आजम बन गए थे पाकिस्तान के, तो उससे पहले तक वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये उनका रोल कब तक रहा? ये रहा 1 मार्च 1972 तक, 1972 तक। When did Ziaul Haq declared himself as president of Islamic Republic of Pakistan? तो सितंबर 1978 में, 1978 में ज़ियाउल हक ने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का सदर डिक्लेयर कर दिया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी का सोर्स यूज होता है? यूरेनियम यूज होता है, क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव कोई न्यूक्लियर मटेरियल यूज होना है, बाकी तीनों न्यूक्लियर नहीं है। किस प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया था सरदार औरंगजेब खान ने लाहौर रेजोल्यूशन में? तो इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फेडरल प्रोविंस, जिसे आज हम केपीके कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया था। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने इशू किया था? परवेज मुशर्रफ ने। रेक्टेंगुलर फ्रंट वॉल ऑफ हॉस्पिटल हैज ए पेरीमीटर, एक्चुअली यहां पे पेरीमीटर आना है, पेरीमीटर इक्वल टू 294 मीटर्स। अगर इसकी लेंथ 85 मीटर हो तो इसका एरिया मालूम करना है। अच्छा, पहले तो आप देख लें कि एक जो रेक्टेंगल है इसकी पहले जो लेंथ है वो 85 मीटर है। अब आपने इसकी विड्थ देखनी है, तो विड्थ आप कैसे निकालोगे? वो पेरीमीटर के फार्मूले से निकाल लें कि एक पेरीमीटर में 2 लेंथ्स होती हैं, 2 विड्थ्स होती हैं। पेरीमीटर आपको पता है 294 है, 2 लेंथ्स भी आपको पता है, 2 विड्थ्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 170, 294 से आपने 170 माइनस कर देना, ये 2 विड्थ्स के बराबर होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 124, तो एक विड्थ आ जाएगी 62 मीटर। अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये फार्मूला है और इस फार्मूले से आपने विड्थ निकाल ली जो 62 मीटर है। अच्छा, अब ये है पहले की बात। अब अगर हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर फ्रंट वॉल बनती है तो
अच्छा हमने यहां पे क्या करना है, इसका अच्छा एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए हमने सिंपली 85 को 62 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 5270 क्यूबिक मीटर। इनफैक्ट ये आएगा स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज के बराबर होता है। एक टैंक है उसमें 85 लीटर पानी भरा जा सकता है, 40% फिल्ड है, तो कितना खाली है, डेफिनेटली 60% खाली है। 100 में से 40 को माइनस कर देंगे। एक 82 सेंटीमीटर लॉन्ग और 75 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल है और उसके बाहर एक स्ट्रिप लगाई गई है जो कि 4 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब स्ट्रिप का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक तो आपके पास ये रेक्टेंगल है जिसकी आपको लेंथ विड्थ पता है कि लेंथ 82 है, विड्थ 75 है, और फिर इसके गिर्द एक स्ट्रिप है 4 सेंटीमीटर की जिसकी चौड़ाई है। तो हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आपको चौड़ाई पता है कि ये इधर से भी 4 है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो आप करेंगे क्या, आप एक तो रेक्टेंगल की नई लेंथ मालूम करेंगे, नई विड्थ मालूम करेंगे। अब नई जो लेंथ है वो कितनी होगी, 82 पहले थी, 4 यहां से ऐड होगी, 4 यहां से ऐड होगी, ये वाली। तो ये आपके पास 82 प्लस 4 ये 90 सेंटीमीटर नई लेंथ है, और नई विड्थ है 75 प्लस 4 83 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि दो दफा आपने 4 सेंटीमीटर की पट्टी इधर ऐड करनी है, 4 की इधर, 4 की इधर, 4 की इधर, क्योंकि वो हर तरफ से इसको घेरे हुए है। तो यहां से आप इसका नया एरिया निकाल लें, पुरानों को मल्टीप्लाई करके पुराना एरिया निकाल लें, नए एरिया में से पुराने एरिया को माइनस कर दें, तो जो बाकी बचेगा वो आपके पास स्ट्रिप का एरिया बनेगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हम पीछे कर चुके हैं। एक शेप है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये इस तरह की कोई शेप है, और इफ द लेंथ ऑफ टू बेसिस आर 5.6 सेंटीमीटर एंड 2.9 सेंटीमीटर, लेंथ एक की 5.6 सेंटीमीटर है, एक की 2.9 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहां पे क्या मालूम करना है, अल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है, हमने ये चीज मालूम करनी है। तो आपके पास एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2, यानी कि 5.6 में आपने जमा करना है 2.9 को, और 1.2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया आपके पास है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अल्टीट्यूड आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये आपके पास फार्मूला आ गया है, इससे आगे तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपके पास आंसर आ जाएगा 9.88 सेंटीमीटर। नूर इज 8 ईयर्स ओल्डर देन उमर। अच्छा, अगर उमर की उम्र एज x ईयर्स है तो जो नूर है उसकी है x प्लस 8। 3 साल के बाद जो उमर होगा, अब 3 साल के बाद उमर की एज हो जाएगी x प्लस 3, दैट विल बी 1/3 एज ओल्ड एज नूर। वो नूर की एज के 1/3 के बराबर होगा। अब नूर की जो एज होगी वो होगी तब x प्लस 8 प्लस 3। तो अब आप यहां से इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए ये जो 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, 3x प्लस 9 हो जाएगा, इधर रह जाएगा x प्लस 11। x को इधर ले माइनस कर लें, 9 को उधर ले जाएं, ये 2x रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। तो उमर की उम्र जो है, एज है, प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स यानी कि 1 साल है। मैंने क्या किया है, उमर की एज x ईयर्स, नूर की x प्लस 8। 3 साल के बाद इसकी x प्लस 3 हो जाएगी, उसकी x प्लस 8 प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि वो पहले x प्लस 8 थी प्लस 3 हो जाएगी। और हमने कहा कि इसकी एज के 1/3 के बराबर है। ये इक्वेशन सेट होगी, उसके आगे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहां पर इसको सिंपली सॉल्व करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वही बोर्ड मास रूल आप अप्लाई कर देंगे। आपको पता होना चाहिए जमा पहले करना है, तफरीक पहले करना है, ज़र्ब करना है या तकसीम, तो ये उस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूं। शुरू से अगर हम इसे देखें तो 2x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब 2x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस, अब इस के अंदर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 5x को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे कर लें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 4x स्क्वायर को, फिर माइनस 2x को। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 1 आएगा, प्लस 4x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 20x क्यूब
माइनस 4x² और प्लस जो है ये माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x² माइनस माइनस प्लस 2x। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे 2x² प्लस 6x³ ये बाहर पड़ा है और अंदर वालों को अगर हम जमा कर लें तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 20x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 10x² माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस का जो साइन बाहर है इसने अंदर के साइंस को चेंज कर देना है। अब इससे आगे इनको कर लें 2x² प्लस 6x³। अच्छा, सबको बाहर लाते जाए माइनस 5x माइनस माइनस जमा प्लस माइनस 20x³ प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने क्या करना है, जो x के क्यूब वाले इनको इकट्ठा सॉल्व कर लेना है। 6 है और माइनस 20 है, ये रह जाएगा माइनस 14। x स्क्वायर वालों को आपने अलग से सॉल्व कर लेना है। 2x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर जमा कर लें। 10 4 14 और 2 16, 16x स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं है। फिर x वालों को कर लें, ये 5x है, ये 2x है, माइनस 5 है, 2x है, माइनस 3x रह जाएगा। यहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है कोई सॉल्व करते हुए, तो वो इस वजह से साइन चेंज आ रहा है। ये यहां पर हमने किया था माइनस 2x को माइनस 10x के माइनस माइनस जमा, ठीक है, ये प्लस 2x। अच्छा, ये माइनस हमने इसको बिला वजह चेंज कर दिया, ये यहाँ पे माइनस आना था, ये माइनस 2x एज इट इज ही लिखना था ना। तो ये आपके पास माइनस जो है 2 और माइनस 5 ये मिलके माइनस 7x है, और फिर आ जाता है ये प्लस 1 आपके पास अकेला ही है, ये प्लस 1। तो ये आपका सॉल्व भी हो गया। वीडियो में जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हैं तो डेफिनेटली टफ टाइम मिलता है, थोड़े वक्त में तेजी से करना होता है। अली परचेज कर रहा है एक मोटरसाइकिल को 52,900 रुपए में और उस पर वो 5% टैक्स देता है। अली फिर सेल करता है मोटरसाइकिल को 53,500 में और उस पर टैक्स चार्ज करता है 7%। तो कितनी वैल्यू ऐड हुई है, उसके लिए पहले आप इसके टैक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके टैक्स को फाइंड आउट करेंगे। यानी आपने 5% ऑफ 52,900 निकालना है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 52900, और फिर आपने 7% ऑफ 53,500 निकालना है, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 53,500। आपने देखना ये टैक्स कितना है और ये टैक्स कितना है, और ये जो आपका बाद का सेलिंग प्राइस वाला टैक्स है, इसमें से आपने कॉस्ट प्राइस वाले टैक्स को जब माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, विच विल बी इक्वल टू सेलिंग टैक्स माइनस कॉस्ट टैक्स। तो ये हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका आंसर आएगा 1100। पॉलीईस्टर इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सिंथेसाइज्ड पॉलीमर। ये किस मटेरियल से बनता है पॉलीईस्टर? ये बनता है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थिलीन। तो ये आपका राइट आंसर है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9 इज फोलिक एसिड। न्यूक्लियस जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और बहुत प्रोमिनेंट है। इनमें से कौन है जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है? अब अगर हम इनमें से देखें, स्पोर्स के पास एक न्यूक्लियस होता है, यीस्ट के पास एक होता है, रेड ब्लड सेल्स के पहले एक न्यूक्लियस होता है, बाद में एक भी नहीं होता। स्लाइम मोल्ड्स हैं जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी को प्लाज्मोडियल बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास काफी सारे न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट है जॉउल, किसका यूनिट है? ये हीट का यूनिट है। बाइल बन के आता है आपके लीवर से और आके स्टोर हो जाता है आपके गाल ब्लेडर में, जिसे आप पित्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पित्ता है, गाल ब्लेडर। इन विच ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इज फिल्टर्ड डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन एंड एनी लेफ्ट ओवर साल्ट इज रिमूव्ड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। सेस्माइड बोन्स का साइज क्या होता है? जो सेस्माइड बोन्स होती हैं, आपकी जो घुटने की हड्डी होती है और ये वाली हड्डियां जो कलाई में होती हैं, सेस्माइड बोन्स छोटी सी हड्डियां होती हैं, तो इधर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसे मीडियम साइज कह देंगे। नेचुरल कर्व्स कितनी होती हैं स्पाइन में? स्पाइन में 4 नेचुरल कर्व्स होती हैं।
आपकी रीढ़ की हड्डी में। द डे ऑफ साइलेंस वॉज डैश डे, रिजवान्स नेचर ट्रू नेचर बिकेम नॉन। द डे ऑफ साइलेंस वॉज द डे ऑफ साइलेंस वो मखसूस दिन था जब रिजवान की नेचर सबको पता चली। मूवमेंट ऑफ बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक प्रिंसिपल। मैकेनिक वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, ये मूवमेंट की बात हो रही होगी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिमेन क्वाइट। क्वाइट मतलब खामोश, ये क्वाइट इसका मतलब होता है बिल्कुल, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट्स इसी की ही प्रेजेंट डेफिनेट वाली फॉर्म है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका इसमें हमने एडजेक्टिव देखना है, तो इसका जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए एडजेक्टिव इंटेलिजेंट आ रहा है, ये उसकी क्वालिटी है, सो इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वॉइस चेंज करें, द प्रोजेक्ट। अब यहां पर आपने क्या करना है, ये सेंटेंस है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट आप करेंगे द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, यहां पे दे आना, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ये हमारा राइट आंसर होगा। द टीचर सेड डू योर होमवर्क केयरफुली, द टीचर टोल्ड मी टू डू माई होमवर्क केयरफुली, ठीक है, तो ये अंदर जो है इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटल लेटर, तो इसमें से करेक्ट जो यूज है, देखें स्मिथ नाम है तो एस स्मॉल लेटर में नहीं आ सकता, इंग्लिश भी स्मॉल में नहीं आ सकता। मिस्टर स्मिथ इज दो दफा इज आ गया, ये भी गलत है। मिस्टर स्मिथ इज आर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश स्मिथ दोनों ठीक हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इनलाइटन, इनलाइटन मतलब रोशन करना, यहां पर इसका जो करीब तरीन आंसर है वो एजुकेट है। इनमें से न्यूटर कौन सा है, न्यूटर वो है जो ना मेल है ना फीमेल है, तो हस्बैंड मेल होता है, वाइफ फीमेल होती है, मदर फीमेल होती है, लेकिन जो चाकू है ये न्यूटर होगा। द केमिकल रिएक्शन दैट इवॉल्व्स हीट और लाइट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन से हीट निकले उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है, तो CaCO2 का टूटना जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इनफैक्ट ये CaCO3 होता है, इसका जो टूटना है ये एक्सोथर्मिक नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है प्रेशर का ये पास्कल है, पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स पर 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड एम्पेयर, तो वोल्ट और एम्पेयर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू वाट। इन अ रूट सिस्टम, किसी भी जड़ में जो पौधों की जड़ें होती हैं उसमें सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर एक लेयर होती है जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस का जो दरमियानी हिस्सा होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो अब यहां पर एक्चुअली होना चाहिए कि कॉर्टेक्स किसके दरमियान होती है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान, लेकिन यहां पे एंडोडर्मिस नहीं है, तो हमने अगला ऑप्शन देखना है, इस एंडोडर्मिस के नीचे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यानी कि वेस्कुलर बंडल होते हैं यहां पे, तो वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के दरमियान वाले हिस्से को हम कॉर्टेक्स कहेंगे, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स के लिए ठीक नहीं है, रेड ब्लड सेल्स की कमी से एनीमिया होता है, सही बात है। ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, सही बात है। इनकी डिस्क शेप होती है, बाइकनकेव होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी कोई इररेगुलर शेप नहीं होती, तो ये बात गलत लिखी हुई है, और ये हमारा राइट आंसर बन जाता है। और यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। हमने कोशिश की है कि इन द मीन टाइम इस मुख्तसर से वक्त में मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हर एक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे तो ये वीडियो आज में चली जाएगी। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, फिर भी अगर आप कोई चीज समझना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक
बाकी के पेपर भी शेयर किए हैं, उनकी की भी आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ कैंडिडेट्स का पेपर रहता है पीएसटी का, सीटी का, तो जिनका वो पेपर रहता है उन्होंने घर पे रह के तैयारी की है, लेकिन उसके बावजूद उनको कमी लगती है और उन्हें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उनके लिए नए हैं, तो आप उसके लिए हमारा डाटा, हमारा मटेरियल, हमारे बनाए गए टेस्ट ले सकते हैं। ये टेस्ट आप लोग हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगे और वहां से आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी, आपकी जितनी भी कमियां हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।